हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है की इन्फो चैनल में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, विशाल समुद्र को देखते ही यह प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि उसका जन्म कैसे हुआ होगा। दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से 50 करोड़ और 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ। समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरे विशाल गड्ढे से हुआ। दरअसल जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला था। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों साल तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाली पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला अनवरत जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्से में यह पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। आज भी धरती की सतह पर कई महासागर हैं। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम जानेंगे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। समुद्र की गहराई कितनी होती है? दोस्तों, सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चल पाया है। यहाँ जीव और जंतु रहते हैं। कुल मिलाकर समुद्र बहुत गहरा है। हालांकि इसका तल समतल है या समान नहीं है, इसका अर्थ है कि समुद्र की पानी की गहराई भी भिन्न होती है। महासागर की सबसे गहरी जगह 11,034 मीटर लगभग 36,201 फीट मापी गई है और यह प्रशांत महासागर की मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ स्तर भी समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% ही अनुमान लगा पाए हैं। बाकी के 95% अभी भी बाकी हैं। डाइचे वेले की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में चीन के जियाओलोंग नाम की एक पनडुब्बी को 4027 मीटर लगभग 13,211 फुट की गहराई तक नीचे उतारा था। इंजीनियरों के मुताबिक जियाओलोंग 7,000 मीटर की गहराई तक ही जा पाई। दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में जाने का रिकॉर्ड फिलहाल अमेरिका के नाम है। 1960 में अमेरिका नौसेना की मानव चालित पनडुब्बी मरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर की गहराई पर पहुंची। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है। दोस्तों, कहते हैं कि धरती के जिस भाग पर समुद्र नहीं है, उसे तोड़कर यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो भी जगह खाली रह जाएगी। अब आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी हो सकती है और इसकी गहराई आज तक नहीं पता लगा पाया। दोस्तों, लोगों के दिमाग में अक्सर यह प्रश्न होता है कि समुद्र में दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता है। समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए आरंभ में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। बाद में प्राकृतिक चुंबक की दिशा ज्ञात
करने के रूप में प्रयोग किया गया। पानी के कटोरे में लकड़ी या कार्क के टुकड़े तैराए जाते थे और उन पर चुंबकीय पत्थर के टुकड़े रख दिए जाते थे। उन चुंबकों के सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहते थे। इसके सिरों की स्थिति से दिशा ज्ञात होता था। बाद में लोहे और इस्पात के चुंबकों का प्रयोग किया जाने लगा। आजकल दिशा सूचक में अधातु की छोटी सी डिबिया होती है जिसके ऊपर मोटे कागज का एक वृत्ताकार टुकड़ा लगा होता है। इस पर लंबवत दिशाओं में 4 हिस्से अंकित कर दिए जाते हैं। वृत्त के केंद्र पर धुरी के साथ क्षैतिज दिशा में एक चुंबक लटका दिया जाता है। कांच की प्लेट में इन सबको डिबिया में बंद कर दिया जाता है। चुंबक के 2 सिरे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि उनका जहाज किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जाइटो कंपास नामक एक यंत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में अक्सर यह भी प्रश्न उठते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। दरअसल धरती की सतह पर अन्य खनिजों के साथ साथ नमक भी होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जब बारिश होती है तो धरती की सतह का नमक घुलकर नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। यह भाप वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समुद्र तल में ले आती है। लाखों वर्षों से यह क्रिया चलती रही है। यही कारण है कि समुद्र का पानी दिनों दिन खारा होता जा रहा है। समुद्र के 1 गैलन पानी में लगभग 100 ग्राम नमक होता है। खुले समुद्रों की तुलना में भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। यदि धरती के सारे समुद्रों को सुखाकर उनसे प्राप्त नमक को जमा किया जाए तो उससे लगभग 300 किलोमीटर ऊंची तथा 100 किलोमीटर चौड़ी दीवार बन जा सकती है। दोस्तों, यहाँ से ही नमक का उत्पादन होता है। दोस्तों, लोगों के दिमाग में अक्सर यह भी प्रश्न रहता है कि सागरों का पानी क्यों नहीं सड़ता। नदी, तालाब आदि का पानी कुछ समय बाद सड़ने लगता है, लेकिन सागरों का पानी कभी नहीं सड़ता, जबकि उसमें हर दिन हजारों जीव जंतु मरते रहते हैं। दरअसल सागर में ढेरों मछलियाँ होती हैं तथा दूसरे जलीय जानवर भी। इसके अलावा अमीबा तथा बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका भोजन मरे हुए जानवर या सड़े हुए पेड़ पौधे हैं। ये ही नहीं, खाकर सागर को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इसके अलावा सागर में गंदगी किसी एक स्थान पर एकत्र नहीं होते। सागर का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी गंदगी से उत्पन्न गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं और बादल बनकर धरती पर वर्षा होती है। वर्षा का यही पानी वापस समुद्र में चला जाता है। पानी का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। धरती द्वारा सोखा गया पानी भी पृथ्वी की छिद्रयुक्त परतों से होता हुआ समुद्रों तक ही पहुंचता है। इसलिए दोस्तों, समुद्र का पानी कभी नहीं सड़ता। और हाँ, यह पानी खारा भी होता है। कुछ यह भी कारण हो सकता है पानी के ना सड़ने का। दोस्तों, लोगों के दिमाग में यह भी प्रश्न होता है कि क्या समुद्र में भी नदियाँ बहती हैं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, पर क्या समुद्र में भी नदियाँ बहती हैं? धरती की सतहों के भांति समुद्र में भी जलधाराएं बहती हैं, जिनका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समुद्र में जलधाराएं बनने के 3 कारण हैं। समुद्र के पानी के घनत्व को एक जैसा करने के लिए समुद्री धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का भी समुद्री धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 90 मीटर की गहराई पर क्रोमवेल नामक धारा खोजी गई थी, जो 5625 किलोमीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी थी। यह भूमंडल रेखा के साथ साथ पूर्व की दिशा में बहती है।
क्या समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं? यह एक जिज्ञासा हो सकती है, और अगर हाँ तो इनका जन्म कैसे होता है? दरअसल समुद्र तल की हलचल में इन पहाड़ों का जन्म होता है। समुद्र तल में फटने वाले ज्वालामुखी भी पहाड़ बन जाते हैं। जब यह बात अलग है कि ये पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे हुए रहते हैं, इसलिए ऊपर से दिखाई नहीं देते। हाँ, जो पहाड़ पानी के ऊपर आ जाते हैं उन्हें द्वीप कहा जाता है, जो हवाई द्वीप या द्वीप अमेरिका का। समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं? समुद्र में ज्वार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। दरअसल ये पानी की उठती तथा गिरती विशाल लहरें होती हैं। समुद्र में ज्वार आने के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। इस बल से पृथ्वी के ठोस भाग में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव अवश्य पैदा होता है। आमतौर पर समुद्र की किसी स्थान पर प्रतिदिन 6 घंटे तक पानी ऊपर उठता है और उसके अगले 6 घंटे तक नीचे गिरता है। चंद्रमा पृथ्वी की सतह के जिस ओर होता है, ज्वार उस तरफ ही आता है, और उसकी विपरीत दिशा में भी। एक दिन और रात में किसी एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी खाड़ी में आते हैं। इनका औसत उठाव 14.50 मीटर होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।